दोस्तों, प्रस्तुत है सर जेम्स हेडली चेज का रोमांचक उपन्यास कातिल हसीना। एल्विस मार्कर ने अपने सामने खड़े उस व्यक्ति को देखा जिसका शरीर मोटा, कद छोटा और दांत पीले थे। उसकी उम्र यही कोई 40 के आसपास की रही होगी। उस वक्त एल्विस अपने फ्लैट पर सवेरे का नाश्ता कर रहा था जब वो बिन बुलाया मेहमान टपक पड़ा। मेरा नाम शैमन जो है मिस्टर मार्कर। आने वाले ने अपने दांतों का घिनौना प्रदर्शन बड़े जोशीले भाव से किया। मार्कर ने उसे घूरा। मतलब की बात करो। मेरा ख्याल है हम पहले कभी आपस में नहीं मिले। ये सच है मिस्टर मार्कर, शोमैन जो नामक उस व्यक्ति ने कहा और एक बार फिर अपने दांत निकाल दिए। फिर दरअसल मुझे यहाँ बॉस ने भेजा है। तुम्हारा बॉस मुझसे क्या चाहता है? उसने पूछा। वो तुमसे मिलना चाहता है। क्यों? पता नहीं। मारकर का मन किया कि उस बेहुदे आदमी को उठाकर बाहर फेंक दे। ना जाने क्यों पहली नजर में ही वो उसे पसंद नहीं आया था। श्यामन ने एक बार उसे गौर से देखा, फिर धीरे से बोला, मेरे बॉस को पता है कि तुम्हारा संबंध स्पेशल ब्रांच से है। तुम एक सरकारी आदमी हो। मगर उसे एक खास बात का पता और भी है मिस्टर मार्कर। कौन सी बात? मार्कर ने अपना चाय भरा कप उठाते हुए पूछा। 2 वर्ष पहले तुम बोस्टन में थे ना? हाँ। मार्कर चौंका। क्यों? वहां मिस ग्रेटालो से आपकी शानदार दोस्ती थी। ये भी सच है ना? अब मारकर पूरी तरह सतर्क भाव से उसकी ओर देख रहा था। वो एक बार अपना नाश्ता भी भूल गया था। उसने चाय का कप नीचे मेज पर रखते हुए उससे पूछा, तुम्हारे बॉस का नाम क्या है? उत्तर में श्यामन जो ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड के साथ साथ $100 का एक नोट निकाल दोनों वस्तुएं उठा के मेज पर रख दी। क्या मतलब? एक निगाह नोट पर डालने के बाद श्यामन को घूरते हुए मारकर ने पूछा। किस बात का मतलब पूछ रहे हो? मेरे बॉस ने कहा था कि उनका कार्ड तुम तक पहुंचा दूं। आप किसी भी टैक्सी वाले को कार्ड दिखा देंगे तो वो 50 मिनट में आपको वहां तक पहुंचा देगा। मार्कर ने कार्ड पर नजर डाली। मैक पोलन, स्नो हाउस, लोरिसा। मैक पोलन? मार्कर बड़बड़ाया। मैंने ये नाम कहीं सुन रखा है, मगर मामला अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। हाँ, ये रकम किस लिए? मिस्टर मैक पोलन तक पहुंचने के लिए टैक्सी करनी पड़ेगी ना। ये उसका किराया है। वो मुझसे क्या काम लेना चाहता है? ये तो बॉस जाने। तुम नहीं जानते? नहीं। मारकर उलझन में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस मोटो ने उसके सामने बोस्टन और मिस ग्रेटा का नाम लिया था। मिस ग्रेटा का नाम उसके लिए भयानक साबित हो सकता था। एक दबा हुआ मुर्दा उखड़ सकता था, और यदि ऐसा हो जाता तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। श्यामन एक क्षण उसे देखता रहा, फिर दांत निकालकर बोला, वैसे प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं। तुम यदि चाहो तो अभी बॉस से फोन पर बात कर सकते हो। नंबर कार्ड पर लिखा है। मार्कर ने कुछ सोचा, फिर हाथ बढ़ाकर कॉर्डलेस फोन उठाया। कार्ड पर लिखे नंबर पर फोन मिलाया। दूसरी ओर से तुरंत फोन उठाया गया। यस, एक भारी स्वर उभरा। मैं मिस्टर मैक पोलन से बात करना चाहता हूँ। मार्कर ने जल्दी से कहा। तो करो, दूसरी ओर से कहा गया। मेरा नाम मार्कर है, एल्विस मार्कर। मैं तुम्हारे फोन का नहीं, खुद तुम्हारा वेट कर रहा हूं। उसी के साथ दूसरी ओर से रिसीवर रख दिया गया। अगला दृश्य। मैकपोलन एक बड़ा कामयाब रोकड़ेबाज था। उसके पास कितना धन था इसका पता स्वयं उसे भी नहीं था। उस वक्त वो अपने निजी कमरे में बैठा वास्तव में मार्कर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे उस वक्त मार्कर की जरूरत थी और अपनी जरूरत की वस्तु को प्राप्त करना उसे आता था। मार्कर के बारे में वो जानता था। उसे पता था कि मार्कर को सरलतापूर्वक नहीं खरीदा जा सकता, मगर उसे इस बात का यकीन भी था और तजुर्बा भी कि संसार का ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे खरीदा ना जा सके। उसने बड़ी मेहनत के बाद मार्कर के विषय में कुछ खास बातों का पता लगाया था, जिससे उसके मन में आशा की किरण जागी थी। उसे विश्वास था अपने आप पर, इसीलिए मार्कर का पट जाना उसे असंभव नहीं लग रहा था। उसी समय उसकी खास सेक्रेटरी मिस हिना भीतर आ गई। हैना पर उसे पूरा भरोसा था। वो मैकपोलन के उन भेदों को भी जानती थी जिनकी जानकारी किसी तीसरे को नहीं थी। क्या रिपोर्ट है हैना? मैकपोलन ने विस्की का घूंट भरते हुए उसे पता किया। शैतान जेल में है, हैना ने उसके ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यह तो मुझे भी पता है।
पोलन ने तनिक झल्लाए से स्वर में कहा, मेरा मतलब था कि वो वहां ऐश कर रहा है। सुना है डिप्टी जेलर सोलो हार्पर आजकल जरूरत से ज्यादा उस पर मेहरबान है। सोलो हार्पर का इतिहास? उसका खानदान ऐसा नहीं जिसे कोई याद रखे। उसका संबंध अटलांटिका से है। उसका पिता किसी समय वहां की एक सरकारी फर्म में वाटरमैन था। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं उसके बैकग्राउंड का। अब उसकी क्या पोजीशन है? तंगी में बचपना गुजारने वाले अक्सर तंग नजर भी होते हैं। यही हाल सोलो का भी है। किस हद तक नमक हरामी कर सकता है, मैंने खास तौर पर इस बारे में पता लगाया था। मगर उसे जानने वाले जहां उसकी सौ बुराई करते हैं, वहीं इस बात की प्रशंसा भी करते हैं कि वो एक ईमानदार इंसान है। यानी उसकी सर्विस बुक में कोई भी लाल निशान नहीं है? नहीं। तो फिर सोलो का शेल्डन से संबंध क्यों है? संबंध नहीं, दया वाली बात है बॉस, हैना ने कहा। शेल्डन के विषय में विख्यात है कि देखने में वो बड़ी पोजीशन वाला एक जीनियस व्यक्ति लगता है। कम से कम उसे अपराधी तो कोई समझ ही नहीं सकता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी इसी खासियत के कारण सोलो उस पर मेहरबान हो गया हो? मैकपोलन ने अपना सिर हिलाया। हो सकता है तुम्हारा अनुमान ठीक हो। ऐसी स्थिति में तो यही समझा जा सकता है ना? चुप रही। तभी एक वर्दीधारी सेवक आज्ञा लेकर भीतर आया। मैकपोलन के सामने थोड़ा सा झुका, फिर बोला, मिस्टर एल्विस मार्कर आ चुके हैं सर, उसे यहीं भेज दो। मैकपोलन अपने स्थान पर सीधा बैठा हुआ बोला। अगला दृश्य। एल्विस मार्कर ने केवल मैकपोलन के विषय में सुना ही था, मगर वहां तक आने का संयोग पहली बार हुआ था। वो सोच भी नहीं सकता था कि मैकपोलन इतने शानदार भवन में रहता होगा। उस समय शैमन के साथ वो इमारत के भव्य सिटिंग रूम में बैठा था। शैमन ने उसके चेहरे के भावों को देखा तो बोला, मेरा बॉस बहुत बड़ा इंसान है। मार्कर ने बुरा सा मुंह बनाया। हाँ बेशक, मगर मेरा अनुमान कुछ और है। क्या मैं उसके विषय में जान सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर। तो फिर बताओ। तुम्हारे बॉस के बिजनेस का रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसे देखकर उसे एक जटिल व्यक्ति कहा जाए, और मेरे विचार से उसमें कोई ऐसी खास बात। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही वर्दीधारी सेवक वहां आ गया। उसने कहा, आप जा सकते हैं सर। मार्कर उठा, मगर शैमन अपने स्थान पर बैठा रहा। मार्कर ने उसकी ओर देखा तो शैमन झट से बोला, मेरा बॉस ऐसे मौके पर अधिक से अधिक अपनी सेक्रेटरी को साथ रखता है। मेरी ड्यूटी बस यहीं तक की थी, इससे आगे नहीं। मार्कर आगे बढ़ा। उसके साथ साथ वर्दीधारी सेवक चल रहा था। गैलरी में चलते हुए वह एक दरवाजे के सामने रुका। उंगली के संकेत से कहा, आप दस्तक देकर भीतर जा सकते हैं सर। उसके बाद वो आगे बढ़ता चला गया। मार्कर एक क्षण ठिठका, फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला है मिस्टर मार्कर, भीतर आ जाओ। भीतर से वही गुंजीला स्वर उभरा जो थोड़ी देर पहले वो सुन चुका था। उसने दरवाजे को पुश किया और भीतर दाखिल हो गया। जिस किसी पर उसकी नजर सबसे पहले पड़ी वो मैकपोलन की हसीन सेक्रेटरी मिस हैना थी। उसने उसे देखा तो देखता ही रह गया। इतना शानदार हुस्न और शरीर उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो मैकपोलन के दाईं ओर वाली कुर्सी पर बैठी थी। उस समय उसकी नजर भी मार्कर पर थी। उधर मैकपोलन, वो अपने स्थान पर बैठा इत्मीनान के साथ शराब की चुस्कियां ले रहा था। उसने बड़ी लापरवाही से अपनी आंखें उठाकर मार्कर की ओर देखा। आओ मिस्टर मार्कर। मार्कर आगे बढ़ा। बैठो। पोलन ने एक कुर्सी की ओर संकेत करते हुए कहा। मार्कर बैठ गया। मिस हैना, पोलन ने अपनी सेक्रेटरी से कहा, क्या तुम मिस्टर मार्कर के लिए विस्की का पैक तैयार नहीं करोगी? मिस्टर मार्कर का बड़ा नाम है। नो थैंक्स, मार्कर ने उखड़े स्वर में कहा। मैं इस समय ड्यूटी पर हूं और ड्यूटी पर मैं कुछ नहीं पीता। ये तो बुरी लत है, पोलन ने अपना गिलास उठाते हुए कहा। ये तुमसे किसने कहा था कि तुम यहाँ ड्यूटी के मौके पर आओ? मैं समझा नहीं। मुझे तुमसे गैर सरकारी बात करनी है। मार्कर ने एक निगाह हिना पर डाली तो वो जल्दी से बोला, ये मेरी सेक्रेटरी मिस हिना है। इसके सामने मेरी कोई भी पहरेदारी नहीं। तुम हर तरह की बात कर सकते हो मिस्टर मार्कर। हेलो। बैठे बैठे मिस हिना ने अपना दायां हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मेरा नाम हेलेना विल्सन है।
मगर सब मुझे हैना कहते हैं। मारकर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। उसने हैना का हाथ थामे थामे कहा, और शायद मेरा नाम तुम जानती ही होगी। श्योर, हैना ने बिना अपना हाथ खींचे कहा। मैं आपके विषय में सब कुछ जानती हूँ मिस्टर मार्कर। आपको कौन नहीं जानता? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। मैं कॉलन बीच में बोला। इस पूरे नगर में तुम्हारी ख्याति जितनी है उतनी स्पेशल ब्रांच में किसी की नहीं। इसीलिए हमने अपने काम के लिए तुम्हारा चुनाव किया है। हमें तुम्हारे जैसे व्यक्ति की जरूरत थी। काम? मारकर चौंका। कैसा काम? उसने हैना का हाथ छोड़ दिया। तुमने कभी शेल्डन का नाम सुना है? शेल्डन? मारकर चौंका। वो अपराधी? हाँ। आजकल मेरे विचार से वो जेल में है। हाँ, यही बात है। तुम ठीक समझे। उसके विषय में क्या बात करना चाहते हो? बताता हूँ, मगर उससे पहले तुमसे मेरी एक विनती है मिस्टर मार्कर। बोलो। तुम्हें वायदा करना होगा कि यहाँ की बात यहीं तक रहेगी, आगे नहीं जाएगी। मगर बात क्या है? 15 साल पहले शेल्डन ने न्यूयॉर्क में मेरी पत्नी की हत्या की थी। ओह। उसने ये हत्या एक डाके के चक्कर में की थी। मेरी पत्नी क्रिस्टी को हीरे जमा करने का शौक पागलपन की सीमा को पार कर गया था। न्यूयॉर्क के एक जोहरी के पास उसने एक कीमती हीरा देखा तो पागल हो गई। उसने मेरे सामने जिद की। मैंने पता लगाया और उस जोहरी से उस बाबत बात की। मगर वो जोहरी। पोलन एक क्षण को रुका, फिर कहने लगा, मगर उस कमबख्त ने मेरी बात नहीं मानी। वो उस हीरे को बेचने के लिए कतई तैयार ना था। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो फिर भी ना माना। जब मैंने क्रिस्टी को बताया तो वो झगड़ा करके न्यूयॉर्क चली गई। कुछ दिनों तक तो मैंने उसकी प्रतीक्षा की, मगर जब वो एक सप्ताह गुजर जाने के बाद भी वापस ना लौटी तो मैं स्वयं न्यूयॉर्क गया। उससे मिला तो उसका बस एक ही सवाल था। उसका कहना था कि वो किसी भी कीमत पर हीरा चाहती है। यदि मैंने उसकी जिद पूरी ना की तो वो मेरे से तलाक ले लेगी। मरता क्या ना करता। मैं क्रिस्टी के बिना नहीं रह सकता था। वो मेरी प्यारी पत्नी थी। बहुत सोच विचार के बाद मेरी समझ में एक युक्ति आ गई। मैं शेल्डन को जानता था। मुझे पता था कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो शेल्डन कर लेता है। मैंने शेल्डन से बात की तो वो उस हीरो को चुराने के लिए तैयार हो गया। मगर उसने मेरे सामने जितनी बड़ी कीमत रखी वो मैं सोच भी नहीं सकता था। कितनी कीमत? मार्कर ने बीच में पूछा। पोलन कुछ पलों तक सोचता रहा, फिर बोला, उसने उस काम के बदले $50,000 की मांग की थी, जबकि मेरा अनुमान था कि इतनी कीमत का वो हीरा नहीं था। मगर चूंकि मैं क्रिस्टी जैसी पत्नी से हाथ नहीं धोना चाहता था, इसीलिए मैंने उसकी बात स्वीकार कर ली। एक रात शेल्डन ने अपना काम कर दिया। हीरा चुराने के बाद वो सीधा मेरे पास आया और हीरा देकर उसने रकम ली और चला गया। उस समय क्रिस्टी भी मेरे साथ थी। क्रिस्टी ने हीरा पाया तो खुशी से नाचने लगी। मगर मुझे एक चिंता सता रही थी। चिंता का कारण यह था कि यदि उस चोरी के मामले में जौहरी ने मेरा नाम पुलिस के सामने रख दिया तो क्या होगा। प्रकट है, मैं जौहरी के पास जाकर उससे हीरा प्राप्त करना चाहता था। मैंने जब क्रिस्टी के सामने अपनी चिंता रखी तो उसने भी मेरी बात पर सिर हिलाया। हम दोनों ने कुछ दिनों के लिए वो जगह छोड़ देने का इरादा कर लिया और न्यूयॉर्क में ये एक दूसरे ठिकाने पर जाकर ठहर गए। मगर अगले दिन के पेपर में मैंने जब उस चोरी का जिक्र ही नहीं पढ़ा तो चिंता दूर हुई। वो ऐसी घटना नहीं थी कि जो प्रेस तक ना पहुंचती। उसी दिन शाम वाले पेपर को भी मैंने खास तौर पर चेक किया, मगर कई पेपर देखने के बाद भी मुझे चोरी की वारदात की खबर नहीं दिखी। ये एक हैरत अंगेज बात थी। मैंने क्रिस्टी से बताया तो वो सोच में पड़ गई। जब दूसरे दिन के समाचार पत्रों में भी वो खबर ना दिखी तो क्रिस्टी के मन में एक शंका उठी। उसने वो हीरा अपनी पहचान के एक जौहरी को दिया। 5 मिनट की कोशिश और छानबीन के बाद उसने बताया कि वो हीरा नकली है। नकली? मारकर अपने स्थान पर सीधा बैठ गया। हाँ, वो हीरा नकली था। मगर पहले मेरी पूरी बात सुन लो। सुन रहा हूं। बात दरअसल ये थी कि शेल्डन ने हमें मूर्ख बनाया था, मैकपोलन ने कहा। उसने पहले उस हीरो को चुराने की योजना बनाई थी, मगर उसे लगा कि वो काम उसके बस का नहीं, या फिर बड़ी मेहनत या खतरे का काम है। इसी कारण उसने बड़ी चालाकी से उसी हीरे जैसा एक नकली हीरा प्राप्त किया और हमें चूना लगा गया।
उस बात पर क्रिस्टी मानो क्रोध से पागल हो उठी। वो उसी समय शेल्डन के पास जाकर उससे मामला बराबर करना चाहती थी, मगर मैंने उसे रोक दिया। उस मामले में मैं कोई लफड़ा मोल नहीं लेना चाहता था। मैंने क्रिस्टी को समझा दिया कि वो उसे भूल जाए, किंतु शायद उसकी समझ में मेरी बात नहीं आई थी। मुझे एक जरूरी काम से वॉशिंगटन जाना पड़ा, जहां मुझे 3 दिन रुकना था। मगर दूसरे ही दिन मुझे वहां न्यूयॉर्क से सूचना दी गई कि किसी ने क्रिस्टी की हत्या कर दी। मैं तुरंत वापस लौटा। क्रिस्टी को किसी ने गोली मारी थी और उसकी लाश एक गटर से बरामद की गई थी। मैं जानता था कि ऐसा क्यों हुआ। ये काम निसंदेह शेल्डन का था, मगर मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं था, इसीलिए मैं चुप रहा। उसके 1 माह के बाद ही शेल्डन एक दूसरे मामले में पकड़ा गया और उसे 15 साल की जेल हो गई। वो मामला न्यूयॉर्क का ही था, मगर वारंट जारी होने के बाद वो वहां से फरार होकर यहाँ फ्लोरिडा भाग आया था तथा यहीं पकड़ा भी गया था। मैंने सुना है कि 1-2 दिन में वो जेल से छूटने वाला है। मार्कर ने उसे गौर से देखा, फिर पूछा, ये कहानी तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? मैं शेल्डन से बदला लेना चाहता हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब साफ है। उसने जिस बेदर्दी से मेरी पत्नी क्रिस्टी की हत्या की, उसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता। यानी तुम भी उसकी हत्या करवाना चाहते हो? हाँ। मुझसे? मार्कर की आंखों में क्रोध और घृणा के भाव उभर आए। नहीं, मार्कर ने सिगार सुलगाते हुए कहा, एक सरकारी आदमी से मैं इतना गलत काम नहीं करा सकता। मुझे तुम्हारी पोजीशन का एहसास है। तो फिर ये काम कोई और करेगा और कोर्ट में चीख चीख कर कहेगा कि हत्या उसने की। मगर उसने चुप होकर एक गहरा कश खींचा। मगर क्या? उस केस में सबसे खास आई विटनेस तुम होगे मिस्टर मार्कर। तुम्हें अदालत में वही बयान देना होगा जो मैं चाहूंगा। क्या बयान देना होगा मुझे? मार्कर ने अपने होठ काटते हुए पूछा। यही कि, मगर नहीं, पहले तुम ये सुन लो कि उसकी हत्या करेगा कौन। कौन करेगा? मिस हैना। क्या मतलब? मार्कर ने एक झटके से मिस हैना की ओर अपना चेहरा घुमाया। यस मिस्टर मार्कर, इस बार मिस हैना बोली। वो काम मुझे करना है। मार्कर ने अपने होठ काट लिए। मैकपोलन कुछ पलों तक मार्कर की शक्ल देखता रहा, फिर बोला, मिस हैना मेरी यानी फ्लोरिडा के एक बड़े आदमी की पर्सनल सेक्रेटरी है। तो फिर ये कि सारा शहर जानता है कि मैकपोलन की सेक्रेटरी कोई मामूली चीज नहीं हो सकती। मेरे साथ साथ काम करने वाले भी बड़े लोग होते हैं। तुम यदि मिस हैना के अपार्टमेंट पर जाओगे तो तुम्हें वहां दुनिया भर के ऐश की वस्तुएं मिलेंगी। ऐसी वस्तुएं जिनके विषय में साधारण इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? एक रात शेल्डन मिस हैना के अपार्टमेंट में चोरी करने की नीयत से छुपता है, मगर हैना खतरे का आभास पाते ही तुम्हें फोन कर देती है। मगर तुम्हारे आने से पहले शेल्डन सारे कैश तथा जेवर पर हाथ साफ कर देता है। क्योंकि मिस हैना एक हसीन स्त्री है, इसीलिए चलते चलते वो हैना के हुस्न पर भी डाका डालने की कोशिश करता है। मगर चूंकि मिस हैना एक शरीफ लड़की है, इसीलिए वो बाकायदा संघर्ष करती है। उसी बीच तुम वहां पहुंच जाते हो। तुम्हें देखकर शेल्डन तुम पर फायर करने की कोशिश करता है, मगर मिस हैना तुम्हें बचाने के लिए उससे लिपट जाती है। उसी बीच गोली चल जाती है और संयोग से चलने वाली गोली स्वयं शेल्डन के सीने में उतर जाती है। मार्कर का चेहरा लाल हो गया। यानी साजिश रचकर की जाने वाली हत्या में मेरी झूठी गवाही देने की योजना तुमने बना ली है। क्यों? मजबूरी है, ठंडी सांस भरकर मैकपोलन बोला। तुम्हारे स्थान पर यह काम कोई और नहीं कर सकता। क्यों? तुम्हारा अपने विभाग में बड़ा सम्मान है। मैंने सुना है कि स्वयं तुम्हारा चीफ एड्रिक तुम पर अंधा यकीन करता है। क्या यह गलत बात है? तुम ठीक कहते हो। तो फिर क्या तुम्हारे बयान को झुटलाया जा सकता है कभी? पोलन ने पूछा। नहीं, हमें भी पता था। मगर क्या तुम समझते हो कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं कभी? हाँ, शायद ऐसा ही होता, मगर मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होगा। तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। क्यों? क्या शैमन ने तुम्हें नहीं बताया? हाँ, वो गंदा आदमी कुछ वक्त जरूर रहा था, मगर मेरी समझ में उसकी बात नहीं आई। क्यों? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। क्या मिस ग्रेटा लू को तुम भूल गए?
मैंने इस नाम को पहले भी नहीं सुना। मैकपोलन उसकी बात पर मुस्कुरा दिया, फिर अपनी सेक्रेटरी की ओर घूमकर देखा। उससे कहा, तुम तो कहती थी कि मिस्टर मार्कर एक समझदार आदमी है, मगर ये कैसी बातें कर रहे हैं। अब मिस हैना उसकी ओर घूमी। उसने कहा, मिस्टर मार्कर, आप मेरे बॉस की बातों को मजाक में मत उड़ाएं। इनके पास अपनी बातों का पूरा सबूत मौजूद है। बिना सबूत के ये कोई बात नहीं करते। मार्कर ने मैकपोलन से पूछा, तुम्हारे पास कौन सा सबूत है? ग्रेटा का वो पत्र जो उसने आत्महत्या से पहले अपनी बड़ी बहन को लिखा था। उसने उसमें लिखा था कि उसकी मौत का कारण तुम ही हो। तुम्हारे कारण ही वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रही है। मारकर एक क्षण उसे घूरता रहा, फिर अपने होंठ काटता हुआ बोला, ये गलत है। मगर पत्र में तो उसने साफ साफ लिखा है। क्या तुमने उसकी मौजूदगी में एक दूसरी लड़की के साथ शादी करने की योजना नहीं बनाई थी? मारकर चुप रहा। मैकपोलन ने एक बार उसे मुस्कुराती नजरों से देखा, फिर अपनी जेब से एक तह किया हुआ पत्र निकाला और उसे खोलकर मारकर के सामने रखता हुआ बोला, ये उस पत्र की फोटो कॉपी है। ओरिजिनल कॉपी मेरे पास सुरक्षित है मिस्टर मार्कर। मार्कर ने पत्र उठाकर देखा। ग्रेटा को मरे एक लंबा समय बीत गया था, मगर फिर भी उसकी राइटिंग तथा साइन वो भूला नहीं था। यकीनन वो राइटिंग और हस्ताक्षर ग्रेटा के ही थे, वही ग्रेटा जो कभी उसकी पत्नी थी। अगला दृश्य। मैकपोलन कुछ पलों तक उसे देखता रहा, फिर अपने स्थान से उठ गया। उसने अपना सिगार एस्ट्रे में रगड़ा और भीतरी कमरे में चला गया। और अब वहां मार्कर के सामने मिस हैना रह गई थी। उसने मार्कर से कहा, मेरे विचार से वो पत्र तुम्हारे लिए अभी भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। नहीं, मार्कर बोला, केवल इस पत्र के आधार पर मुझे फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाया जा सकता, मगर प्रेस वालों को तो अच्छा खासा मसाला मिल जाएगा। तुम्हारी इज्जत और सर्विस दांव पर लग जाएगी। सारा मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। मार्कर सोच में डूब गया। बात वास्तव में ठीक थी। यदि उस पत्र को पुलिस तक पहुंचा दिया जाता तो मामला प्रेस तक पहुंचने से नहीं रुक सकता था, और ऐसी स्थिति में वो परेशान हो गया। फ्लोरिडा में उसकी बड़ी साख थी। उसका चीफ एड्रिक उसे बड़ा योग्य और अच्छा आदमी समझता था। यदि वो दवा भेद खुल जाता तो उसकी ऐसी तैसी हो जाती। मिस हैना गौर से उसका जायजा ले रही थी। वो मानो उसके चेहरे से उसके मन के भावों को पढ़ने का प्रयास कर रही थी। उसने कहा, मैं समझती हूँ कि ये ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम्हारे लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सब कुछ तो मुझे करना है। वैसे एक बात बॉस ने तुमसे नहीं की, मगर मैं कहती हूँ। कौन सी बात? यही कि यदि तुमने ये काम करने के लिए अपनी रजामंदी दे दी तो फिर बॉस तुम्हें उसकी फीस भी देगा, और ये फीस होगी पूरे $20,000। उसके बाद वो एक क्षण के लिए रुकी, फिर बोली, यही नहीं, मैं अपनी ओर से तुम्हें बोनस भी देने को तैयार हूं। बोनस? मार्कर ने गौर से उसे देखा। हाँ, मिस हैना मुस्कुरा दी। वो गहरी नजरों से उसे देख रही थी। उसने कहा, और जो बोनस मैं तुम्हें दूंगी वो तुम्हारी इच्छा पर होगा। क्या मतलब? जो भी तुम मांगोगे मैं दूंगी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है। मारकर उसकी बात का मतलब समझ गया था। वो जान गया था कि वो कहां से बोल पड़ी है। उसने कहा, मुझे इनाम और रकम की चिंता नहीं, चिंता बस अपनी पोजीशन की है। जाहिर है, पोजीशन से बढ़कर कुछ नहीं। इंसान को अपनी पोजीशन मेंटेन करने में बड़ा वक्त और मेहनत लगती है। इनाम या रकम की बात तो हमारी खुशी से दी जा रही है। मैं इस सिलसिले में सोचना चाहता हूं। मार्कर ने सोचते हुए कहा, कितना समय चाहिए? कल शाम तक का। कल शाम तक का समय तो बहुत है। ये तो तुरंत सोचने वाली पोजीशन है, मगर फिर भी मुझे इतना समय चाहिए। तभी मैकपोलन भीतरी कमरे से निकलता हुआ बोला, नो प्रॉब्लम। यदि तुम कल शाम तक सोचना चाहो तो सोच सकते हो। मैं कल शाम ठीक 7 बजे तुम्हें फोन करूंगा। उस समय तक तुम अपना फैसला तैयार रखना। तुम्हारे फैसले पर परसों सवेरे से काम शुरू कर दिया जाएगा। अगला दृश्य। अपने फ्लैट पर मारकर पहुंचा तो अभी उसका दिमाग उलझा हुआ था। शेल्डन चाहे जैसा भी रहा हो,
मगर उसकी हत्या कतई गैर कानूनी काम थी। यदि उसने वास्तव में पोलैंड की पत्नी की हत्या की थी तो उसके लिए कोर्ट और कानून था। कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता था। मगर दूसरी स्थिति, उसने बेचैनी से अपने होठ काट लिए। वो दूसरी स्थिति भी उसके लिए कम खतरनाक ना थी। यदि वो पत्र किसी तरह पुलिस और प्रेस तक पहुंच जाता तो उसकी धज्जियां उड़ा दी जाती। प्रेस का क्या, वो तो किसी भी शरीफ आदमी की ऐसी तैसी करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। मगर ग्रेटा, वो मानो अपने आप से बोला। ग्रेटा तो खुद चाहती थी कि मैं उस जैसी अपराधी लड़की को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री से शादी कर लूं। फिर उसने ऐसा क्यों किया था? अचानक उसे कुछ ख्याल आया। मिस हैना ने उसके सामने जो पत्र रखा था वो अभी भी उसकी जेब में था। ना जाने पत्र की वो फोटोकॉपी हैना उससे लेना भूल गई थी या फिर जानबूझकर उसके पास रहने दिया गया था। उसने तुरंत पत्र निकाल कर पढ़ा। ग्रेटा ने वो पत्र अपनी बहन ईवा को लिखा था। ईवा ग्रेटा से 1 साल बड़ी थी और अब उसी शहर अर्थात फ्लोरिडा में रहती थी। उसने थोड़ी देर विचार किया, फिर फोन उठाकर एक नंबर मिलाया। दूसरी ओर थोड़ी देर तक घंटी बजती रही। फिर किसी ने रिसीवर उठाकर कहा, यस। कौन? विलिस? मार्कर बोला। मैं मार्कर बोल रहा हूँ, एल्विस मार्कर। ओह, दूसरी ओर से हैरानी के साथ कहा गया। तुम्हें अचानक मेरी याद कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? पिछली बार जब मैं तुमसे मिला था तब तुमने ईवा के संबंध में कुछ बताया था। क्या अभी भी वो तुम्हारे साथ ही रह रही है? नहीं, दूसरी ओर से कहा गया। वो आजकल विक्टर क्लब में काम करती है और यहीं रहती भी है। 3 महीने पहले उसने खुद अपनी इच्छा से मुझसे डिवोर्स ले लिया था। विक्टर क्लब वही ना जो ईस्ट फ्लोरिडा में है? विक्टर हॉक जिसका मालिक है? मार्कर ने पूछा। तुम ठीक समझे। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मगर बात क्या है यार? उससे थोड़ा काम था। यानी मिलोगे उससे? मैं फोन करूंगा। हो सकता है ना भी मिलूं। यदि मिलो तो उस तक मेरा एक पैगाम पहुंचा देना, दूसरी ओर से कहा गया। हाँ बोलो। उससे कहना कि यदि वो चाहे तो मैं दोबारा उसका स्वागत करने को तैयार हूँ। शायद तुम्हारी बात मान ले। भूतपूर्व ही सही, मगर वो तुम्हारी साली रह चुकी है। मार्कर ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वह विक्टर क्लब की ओर अपनी कार ले जा रहा था। पहले उसने यही सोचा था कि वो ईवा से फोन पर बात कर लेगा, मगर फिर किसी विचार के तहत उसने अपना इरादा बदल दिया और अब वो तेज रफ्तार से क्लब की तरफ जा रहा था। विक्टर क्लब में उस समय सन्नाटा था। ये उन स्थानों में से था जहां रात में ही रौनक दिखाई देती थी। उसने कार को पार्किंग में खड़ा किया और उतरकर भीतर पहुंचा। ये एक संयोग था कि ग्रेटा की बहन ईवा उसे सामने काउंटर पर ही बैठी दिखाई दे गई। ईवा ने उसे देखा तो चौंक पड़ी। हेलो, मारकर मुस्कुराकर उसकी ओर बढ़ता हुआ बोला। मैं यहां तुम्हारे पास ही आया हूं। ईवा की आंखें मारकर के जवान शरीर पर रुकी। फिर वो मुस्कुराकर बोली, हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, शायद 2 साल बाद। आओ बैठो। उसने काउंटर के सामने रखे ऊंचे स्टूल की ओर उंगली से संकेत किया। कैसे हो? ओके, सब ठीक चल रहा है। वो बैठ गया। ग्रेटा के बाद तुमने दूसरी शादी नहीं की? नहीं। क्यों? ईवा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ग्रेटा स्वयं तुमसे इस विषय में बात करती रहती थी। खैर छोड़ो। अब ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ ईवा। मुसीबत? हाँ। कैसी मुसीबत? बताऊंगा, मगर यहाँ नहीं। तुम्हारी ड्यूटी कितने बजे ऑफ होती है? ईवा ने अपनी कलाई घड़ी में वक्त देखा। ड्यूटी तो 2 बजे ऑफ होगी, मगर इसकी चिंता मत करो। मैं मिस्टर विक्टर को बोल देती हूँ। वे यदि स्वयं बिजी होंगे तो किसी और को भेज देंगे। उसके बाद वो फोन उठाकर विक्टर से बात करने लगी। 2 मिनट बाद उसने फोन रखते हुए मार्कर से कहा, अभी 2 मिनट में होवा आने वाली है, उसके बाद मैं फुर्सत पा लूंगी। 2 मिनट बाद एक निग्रो लड़की आई तो ईवा काउंटर से बाहर आ गई। आओ, उसने मार्कर से कहा। मैं यहीं एक कमरे में रहती हूँ, वहीं चलकर इत्मीनान से बात होगी। ठीक है, चलो। क्लब के ऊपरी खंड में ईवा का वो छोटा सा कमरा था जहां वो अपने पति से छुटकारा प्राप्त करने के बाद रह रही थी। उसने बेड पर बैठते हुए मार्कर को चेयर पर बैठने का संकेत किया। फिर पूछा, हाँ
क्या बात है? क्या ग्रेटा मरने से पहले बदचलन थी? मार्कर ने पूछा। क्या मतलब? मतलब साफ है। मैं समझी नहीं। क्यों? ग्रेटा की मौत के बाद सारी बातें दफन हो गई। अब इन बातों में क्या रखा है? सवाल तो यही है कि गड़े मुर्दे फिर से उखाड़े जा रहे हैं, मार्कर ने कहा। तुम्हारी इस बात का मतलब मेरी समझ में नहीं आया, ईवा ने कहा। हाँ, मैंने अभी तुमसे यही पूछा था कि ग्रेटा ने तुमसे मेरी बुराई की थी। मुझे याद नहीं पड़ता। याद करने की कोशिश करो ईवा, ये मेरे जीवन का सवाल है। ईवा थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, इस विषय में कोई बात करना कठिन है। मेरे विचार से संसार की कोई ऐसी स्त्री नहीं जो अपने पति की बस प्रशंसा ही करे। ग्रेटा भी ऐसी थी। मार्कर ने एक गहरी सांस भरी। मगर ईवा थोड़ी देर बाद बोली, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि मामला क्या है। मार्कर ने अपनी जेब से वही फोटोकॉपी लेटर निकाला और उसके सामने रख दिया। क्या ऐसा कोई लेटर ग्रेटा ने पहले भी तुम्हारे पास भेजा था? ईवा ने गौर से पत्र देखा, फिर इनकार में सिर हिलाकर बोली, नहीं, उसने ऐसा कोई लेटर कभी मेरे पास नहीं लिखा। वो लिख भी नहीं सकती थी। सच तो ये था कि ग्रेटा तुमसे अथाह प्रेम करती थी। तुम्हारे खिलाफ उसके मन में कभी भी किसी तरह का जहर नहीं था। उसने आत्महत्या की थी, ये सच है, मगर उसका कारण तुम्हारा चरित्र नहीं था। उसे अपने अपाहिजपन पर दुख था। तो फिर ये लेटर? मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये लेटर उसके हाथ का लिखा नहीं है, मार्कर ने हैरानी से कहा। मगर लेटर की तहरीर उसी के हाथ की लिखी है। मैं उसकी हैंडराइटिंग पहचानता हूँ। ये उसी की राइटिंग है। ईवा ने गौर से एक बार फिर देखा। मार्कर बोला, गौर से देखो। ना केवल राइटिंग बल्कि नीचे साइन भी उसी का है। अचानक ईवा चौंकी। उसने अपनी गहरी नीली आंखें लेटर की पंक्तियों पर जमा दी। दूसरे क्षण उसके होठों पर मुस्कान दौड़ गई। उसने अपना चेहरा उठाया, मार्कर को देखा, फिर कहा, मुझे एक बात पर आश्चर्य है। इस बात पर? मार्कर ने पूछा। यही कि दूसरों के लिए जासूसी करने वाला अपने मामले में कितनी आसानी के साथ धोखा खा गया। वॉट? मार्कर अपने स्थान पर सीधा होता चला गया। तुम कहना क्या चाहती हो? ये राइटिंग है तो ग्रेटा की, मगर इसे अलग अलग जगह से काट छांट कर एक साथ जोड़ा गया है। मेरे विचार से किसी बेहद चालाक आदमी का काम है। अगर इसे गौर से देखो तो तुम्हारी खुद समझ में आ जाएगा। मार्कर ने देखा। अनायास ही उसे चौंकना पड़ा। उसे स्वयं अपने आप पर हैरानी हुई। कितनी साधारण सी बात थी। उसने आखिर इस विषय पर पहले क्यों नहीं सोचा? वास्तव में अब जो उसने गौर किया तो लेटर की लाइनों में लिखे अक्षरों की समानता में अंतर था। अक्षर थोड़े छोटे बड़े थे। फिर उसे उनके नीचे ऊपर वाले निशान भी दिखे। मार्कर के चेहरे का रंग बदल गया। ईवा ने पूछा, मगर ऐसा किया किसने? क्या तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है? मार्कर चुप रहा। उसकी आंखें अभी भी पत्र पर जमी थी। उसने ईवा के सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, ये बात तो ठीक है, मगर साइन? देखो, साइन भी अलग से दिखता है, यानी इसे भी अत्यंत चतुराई से चिपकाया गया है, ईवा ने कहा। मैं बड़ी से बड़ी शर्त लगा सकती हूँ कि इस फोटोकॉपी की ओरिजिनल किसी के पास नहीं होगी। बाय गॉड! मार्कर ने प्रशंसा भरी नजरों से ईवा की ओर देखा। ग्रेटा तुम्हारी बुद्धिमानी की सदैव प्रशंसा करती रहती थी, जबकि मैं यही समझता था कि ऐसा नहीं। मैं तुम्हें एक सामान्य बुद्धि वाली लड़की समझता रहा था, मगर आज पता लगा कि तुम में इतने गुण हैं कि जितने ग्रेटा भी नहीं जानती थी। ईवा मुस्कुरा दी। वो उठी। फ्रिज खोलकर उसने स्कॉच की बोतल निकाली। 2 पैग तैयार किए। फिर एक पैग उसकी ओर बढ़ाते हुए उसने पूछा, अब बताओ, क्या पूछना चाहती हो? असली बात। मैं समझा नहीं। ये पत्र तुम्हें किसने दिया है? ये तो तय है कि कोई तुम्हें ऊंचे पैमाने पर ब्लैकमेल कर रहा है। हाँ, यही बात है। वो क्या चाहता है? मार्कर ने शराब का एक बड़ा घूंट भरा, फिर बोला, वो मुझसे एक ऐसा काम लेना चाहता है जो मेरे लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। कैसा काम? बता दूंगा, मगर अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता कि अपना काम पूरा करने से पहले मेरा ये मामला लीक हो जाए। मैं अब उसे देख लूंगा जिसने मुझ जैसे व्यक्ति को मूर्ख बनाने की कोशिश की।
ईवा ने शराब के 2 घूंट हलक से नीचे उतारने के बाद कहा, मैं किसी दिन खुद तुमसे मिलना चाहती थी। अच्छा हुआ कि आज तुम खुद ही आ गए। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? तुम्हें इस बात का तो पता चल ही चुका होगा कि विलेज से मेरे संबंध टूट चुके हैं। हाँ, मुझे पता है। यहाँ का तुम्हारा एड्रेस मुझे उसी से पता चला। मैंने आज उसे फोन किया था, तभी तो उससे तुम्हारा पता चला। हाँ, क्या कह रहा था वो? वो तुमसे दोबारा संबंध जोड़ना चाहता है, मार्कर ने बताया। क्यों? शायद उसे अपनी भूल पर निराशा है। वो सोच रहा होगा कि तुमसे संबंध तोड़कर उसने भयानक गलती की है। ईवा ने एक ही सांस में अपना गिलास खाली कर दिया, फिर कहा, ये गलत है। मैं समझा नहीं। क्या तुम्हें उसने ये बात बताई कि उसने मुझे तलाक क्यों दिया था? ईवा ने पूछा। नहीं, तुम्हें पूछना चाहिए था। उसने सांकेतिक रूप से उस विषय में स्वयं ही बताया था। क्या बताया था? उसका कहना था कि डिवोर्स की मांग स्वयं उसके सामने तुमने रखी थी। ईवा का चेहरा लाल हो गया। उसकी शक्ल देखकर ऐसे लगता था जैसे वो मन ही मन अपना क्रोध पीने की कोशिश कर रही हो। क्या मामला है? मार्कर ने पूछा। क्या उसने ये बात गलत कही थी? नहीं, अपने होठ काटती हुई वो बोली। वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। झूठी तो मैं हूं। मार्कर चुप रहा। उसे पता था कि अब उसके सामने वो अपने पति की खामियों की लाइन लगा देगी। उसे स्त्रियों की बस यही बात बुरी लगती थी। पहले तो प्यार करती हैं, शादी का प्रस्ताव करती हैं, फिर डिवोर्स। ईवा ने कहा, उसे कभी भी मुझसे सच मायनों में प्रेम नहीं रहा। उसने यदि मेरे साथ शादी की थी तो उसके पीछे भी उसका एक भारी स्वार्थ था। कैसा स्वार्थ? तुम्हें मालूम होगा कि मैंने पहली शादी मिस्टर डिगॉस से की थी। हाँ, ग्रेटा ने बताया था। डिगॉस से मैंने केवल इसीलिए शादी की थी क्योंकि वो एक दौलतमंद आदमी था। उसे कैंसर की भयानक बीमारी है, ये बात मैं जानती थी। मार्कर बोला। यानी इसीलिए तुमने उससे शादी की थी? यानी तुम्हें उसकी बेशुमार दौलत की जरूरत थी, इसीलिए तुमने उस भयानक रोगी से मैरिज की थी? क्यों? हाँ, यही बात है। मैंने सुना है कि बाद में उसकी बीमारी ठीक हो गई थी और वो न्यूयॉर्क में आज भी जीवित है। हम्म उसके बाद तुमने उससे तलाक ले लिया था। ये बात भी तो सच है ना? हाँ, ये भी सच है। फिर आगे क्या हुआ? दरअसल उससे तलाक मांगने का कारण विलिस ही था। उसने मुझे बार बार मजबूर किया था कि मैं डिगॉस से डाइवोर्स ले लूं। मुझ पर विलिस का जादू चढ़ गया था। इसीलिए मैंने डिगॉस के सामने तलाक का प्रस्ताव रख दिया। डिगॉस ने सुना तो उसके चेहरे पर मुर्दानी छा गई, मगर उसने मेरा प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। मैंने उसके बाद विलिस से शादी कर ली। मगर बाद में जब मुझे इस बात का पता चला कि डिगॉस ने 50,000 की एफडी कर दी है, तो मुझे अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ। मैंने उस बाबत विलिस से शुरू में कुछ नहीं बताया, मगर जब मैंने विलिस से उस बाबत बताया तो उसके मन में लालच आ गया। 50,000 के लालच में उसने मुझे मजबूर करना शुरू किया कि मैं अपनी एफडी में उसे अपना नॉमिनी बना लूं। मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं जानती थी कि उसके मन में लालच है। समझा, मारकर बोला। तो फिर इसी कारण तुमने उससे डिवोर्स लिया? हाँ, यही कारण था, ईवा ने कहा। मुझे शक था कि यदि मैंने उसे तलाक ना दिया तो वो मेरी हत्या भी कर सकता है। एफडी कब फाइनल होगी? 4 महीने के बाद मुझे $1 लाख मिल जाएंगे। मगर मैं चाहती हूँ कि उस रकम को डिगॉस को वापस कर दूं। क्यों? मार्कर ने हैरानी से पूछा। उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मैं समझा नहीं। वो डिगॉस की है। उसने मुझ पर दया खाकर वो रकम मेरे नाम फिक्स की थी, मगर मैं उसका उपकार नहीं लेना चाहती। उधर विलिस उसी रकम के चक्कर में मुझसे दोबारा संबंध जोड़ना चाहता है। मार्कर सोच में डूब गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, जहां तक मैं डिगोस को जानता हूं वो एक शरीफ आदमी है। ये सच है कि तुमने उससे डिवोर्स लेकर भारी गलती की थी। मुझे पता है कि तुम्हारे बाद उसने आज तक शादी नहीं की। वो शायद अभी भी तुमसे प्यार करता है। यदि मेरा सुझाव मानो तो तुम जाकर उससे मिलो। क्यों? हो सकता है वो दोबारा तुम्हें स्वीकार कर ले। मारकर की बात पर ईवा की आंखें चमकने लगी। उसने व्याकुलता से अपने दोनों हाथ मारकर के कंधे पर रख दिए। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता?
यदि उसे वास्तव में तुमसे प्रेम है तो फिर वो तुम्हारा स्वागत करेगा। तो फिर तुम मेरी खातिर एक काम करो। बोलो। तुम स्वयं डिगास से बात करो। मैं? हाँ, तुम। मैं क्या बात करूं? उससे कहो कि मैं उसके पास वापस आना चाहती हूँ। मेरे पास इतना साहस नहीं है। मैंने उसका बड़ा दिल दुखाया है। उसके सम्मुख जाने का साहस नहीं है मुझ में। मगर वो तो न्यूयॉर्क में है। हाँ, वो वही है। तुम फोन पर बात कर लो। मैं तुम्हें उसका फोन नंबर दूंगी। मारकर 1 मिनट तक सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं आज शाम को किसी समय उससे बात करूंगा। तुम उसका फोन नंबर मुझे दे दो। अगला दृश्य। उस दिन मारकर सारा दिन इधर उधर भटकता रहा। वो मन ही मन में योजना बना रहा था कि मैकपोलन और उसकी हसीन सेक्रेटरी से उसे किस तरह से निपटना चाहिए। वो उन दोनों को लंबी चपत देना चाहता था, जिन्होंने उसे मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवाने की योजना बनाई थी। उस समय शाम के 4 बजे थे, जब अचानक उसे अपने विभाग का एक शातिर मुखबिर चार्ली यूं ही राह चलते दिख गया। चार्ली का संबंध एक खानदानी चोर परिवार से था। वो स्वयं भी चोरी करता था, मगर बाद में जब 2-3 बार जेल गया तो उसने अपनी लाइन बदल दी थी। अब वो पुलिस के पास चोरी से ज्यादा बड़ी शानदार सूचनाएं पहुंचाता था। उस समय चार्ली ने मार्कर की कार को अचानक अपने बराबर रुकी देखा तो चौंक पड़ा। ओह सर, आप? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। आप इस समय यहाँ? मार्कर ने एक बार उसे नीचे से ऊपर तक देखा, फिर बोला, गाड़ी में बैठ जाओ। चार्ली ने इधर उधर देखा और कार की पिछली सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गया। उसके बैठते ही मार्कर ने कार आगे बढ़ा दी। मामला क्या है सर? चार्ली ने रहस्यमय ढंग से पूछा। हम कहीं इत्मीनान से बात करेंगे। क्यों नहीं सर? चार्ली ठंडी सांस भरकर बोला। थोड़ी देर बाद मार्कर की कार एक पार्क के भीतर प्रविष्ट हो रही थी। पार्किंग में कार रोककर उसका इंजन बंद करते हुए मार्कर बोला, कैसे हो चार्ली? आप मेरे विषय में पूछ रहे हैं? हाँ। मेरा क्या? यहाँ तो सब दिन एक जैसे हैं। अपना समय कभी नहीं बदलता। मैकपोलन को जानते हो? मार्कर ने पूछा। मैकपोलन? चार्ली ने अपनी नाक पर उंगली फेरी, सोचता हुआ बोला, कौन सा मैकपोलन? वही जो स्नो हाउस में रहता है। ओह हाँ, मैं उसे जानता हूँ। कैसा आदमी है वो? शरीफ आदमी तो हो ही नहीं सकता। चार्ली खुशामदी स्वर में बोला। शरीफ होता तो आप उसके विषय में बात ही क्यों करते? मार्कर ने उसे घूर कर देखा। चार्ली ने एक क्षण रुकने के बाद कहा, रंगीन मछलियों का पुराना कारोबारी है। यहां से लेकर बैंकॉक और बैंकॉक से लंदन, पेरिस तक उसका नाम है। यहाँ उसका क्या काम है? वो हर काम जिसमें 1 से 10 और 10 से 100 बने, उसमें उसका दखल है। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि अचानक पुलिस उसके पीछे कैसे लग गई। शेल्डन की सजा के बाद तो मामला ठंडा पड़ गया था। शेल्डन? मारकर चौंका। शेल्डन से उसका क्या संबंध है? चार्ली ने उसे गहरी नजरों से देखा, फिर बोला, क्या आप इस गरीब चार्ली की परीक्षा ले रहे हैं? मैं समझा नहीं। फिर ये सवाल आपने क्यों किया? चार्ली, इस बार मार्कर का स्वर तेज था, मैं तुमसे उन दोनों की कहानी जानना चाहता हूँ। चार्ली ने ठंडी सांस भरी, फिर कहा, मेरे पास उन दोनों से संबंधित जानकारी नहीं है। बस इतना पता है कि बहुत साल पहले मार्क ने न्यूयॉर्क में एक फैक्ट्री खोली थी। उसमें शेल्डन उसका पार्टनर था। मैकपोलन ने शेल्डन जैसे बदनाम आदमी के साथ नाता जोड़कर कितना बड़ा धोखा खाया, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये निकला कि एक दिन मैकपोलन ने उसे अपनी पत्नी क्रिस्टी के साथ हम बिस्तर पोजीशन में पाया। मैकपोलन क्रोध से पागल हो गया। उसने रिवॉल्वर निकालकर उसी समय क्रिस्टी को शूट कर दिया। उसके बाद वो शेल्डन को भी मार डालता, मगर शेल्डन बड़ा चालाक था। वो वहां से भाग निकला। मैकपोलन ने उसके पीछे अपने गुंडे दौड़ा दिए। उसका खुला ऑर्डर था कि शेल्डन को देखते ही उसे शूट कर दिया जाए, मगर शेल्डन उनके हाथ ना लगा। कुछ दिन बाद शेल्डन एक मामले में पुलिस के हाथ लग गया। उस मामले में शेल्डन को लंबी सजा हो गई। इस तरह उन दोनों की दुश्मनी का निपटारा हुआ। मेरे विचार से ऐसा नहीं हुआ। क्यों? शेल्डन अब जबकि जेल से बाहर आने वाला है, वो मामला फिर उभरेगा। हो सकता है आपका विचार ठीक हो, मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आती। क्या?
मैकपोलन अब उस बात को भूल चुका होगा, वो इसे नहीं भूला। ये आप कैसे कह सकते हैं? तुमने कभी पोलैंड की सेक्रेटरी को भी देखा है? उसने चार्ली की बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। हाँ, उसका नाम शायद मिस हैना है। वास्तव में तुम्हारी जानकारी की प्रशंसा करनी होगी। तुम्हें सारी बातों का पता है। अपना काम ही ऐसा है। यदि इन बातों का ध्यान न रखूंगा तो आप लोगों की सेवा कैसे होगी? वैसे आपको अपना समझकर एक राज की बात बता रहा हूं, और वो ये कि स्वयं हैना भी मैकपोलन को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही है। वो मैक की दौलत पर काबू पाना चाहती है। ये बात तुमने कैसे जानी? मिस हैना को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 साल पहले उसने इंग्लैंड के सर वॉल्टर को बढ़िया चूना लगाया था। जहां तक मेरी जानकारी में है, उसने पूरे 2 लाख पाउंड का चूना लगाया था। फिर क्या हुआ था? होना क्या था? अपना काम करके वो भाग निकली। उसके बाद उसने शेल्डन की सवारी गांठ ली। अब तक वहीं जमी हुई है। मार्कर ने अपनी जेब से $100 का एक नोट निकालकर उसके हाथ में रखते हुए कहा, लो, अपनी फीस पकड़ो। अब मैं चलता हूं। अभी मुझे कई जरूरी काम करने हैं। अगला दृश्य। अपने फ्लैट पर आए उसे 10 मिनट का समय भी नहीं हुआ था कि तभी वहां कदम रखा मिस हैना ने। हेलो मिस्टर मार्कर, कैसे हो? उसने उसके समीप आते हुए बड़े फ्रैंक भाव में कहा। मेरे विचार से तुम ठीक ही होगे। बैठो, मार्कर ने संकेत किया। उसने बड़े गौर से मिस हैना को देखा। उस समय उसके शरीर पर जांघों से ऊंचा मिनी स्कर्ट और ब्लाउज था। ब्लाउज का रंग क्रीम था, जिसके भीतर उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था। भीतर उसके उभारों के भूरे उठे भाग तक दिख रहे थे। उसने उसके ठीक सामने बैठते हुए कहा, मेरे विचार से ऐसे समय में इंसान बेहद परेशान रहता है। मैंने सोचा क्यों ना चलकर तुम्हारी सहायता करूं। सहायता? हाँ, कैसी सहायता? पता नहीं तुम फैसला कर सको या नहीं। मैं उसी मामले में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हम्म तुम्हें शायद मेरी बात पर यकीन नहीं आया। बात की बात छोड़ो। मुझे तो तुम्हारी जैसी हसीन स्त्री का यहाँ कदम रखना भी हैरान किए दे रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मिस्टर मैकपोलन की पीए मेरे एक मामूली से फ्लैट में कदम रख सकती है। मिस हैना मुस्कुरा दी। क्या वास्तव में तुम मुझे ऐसी पोजीशन वाली समझते हो? हाँ, क्यों नहीं? तुम गलत सोच रहे हो। मिस हिना की आंखें मार्कर की आंखों में पैवस्त हो गई। तुम्हारे सामने मेरी पोजीशन कुछ भी नहीं। मैं नहीं मान सकता। क्या नहीं मान सकते? तुम्हारी बात। मान जाओगे। मैं जब चाहूंगी मान जाओगे मिस्टर मार्कर। खैर, तो तुमने क्या सोचा? अभी मुझे क्या जरूरत है कुछ सोचने की? मैंने मिस्टर मैकपोलन से कल शाम तक का वक्त लिया है। कल शाम तक तुम सोचना, मगर मेरी एक बात तुम्हें इसी समय सुननी होगी। कौन सी बात? सच तो यह है कि मैं वही बात कहने के लिए यहां आई हूं। मार्कर ने गौर से उसे देखा। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम कौन सी बात करने आई हो यहां? बॉस मुझे भी मूर्ख बना सकता है। मान लो उसने मुझे बचाने की कोशिश ना की या केस में ठीक से पैरोकारी ना की, तो फिर मेरा क्या होगा? मार्कर ने कहा। इस बाबत तुम दोनों के बीच बात हो चुकी होगी। कहते कहते उसने अपनी कुर्सी में लगा हुआ वो पुश बटन दबा दिया, जिसका संबंध रोशनदान में लगे गुप्त वीडियो कैमरे से था। हैना बोली, उसने मुझसे वायदा किया है कि वो उस काम के बदले सारे खर्चे के अलावा मुझे $1 लाख की मोटी रकम इनाम के रूप में देगा। उसी के साथ साथ वो मेरे वेतन में भी 20% की बढ़ोतरी करेगा। वाकई? हाँ। फिर तो तुम्हें उसमें लाभ ही लाभ है। सच पूछो तो इस तरह तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। मगर मुझे उस पर भरोसा नहीं। मैकपोलन एक बेईमान आदमी है, एक नंबर का लालची। दौलत के लिए वो अपनी माँ की गर्दन भी काट सकता है। यदि काम पूरा होने के बाद वो मुकर गया, तब क्या होगा? मगर मेरे विचार से ऐसा नहीं हो सकता। तुम यदि कोर्ट में बयान दे दो तो उसकी मिट्टी खराब हो जाएगी। वो जेल में दिखाई देगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, मगर ऐसा होगा नहीं। वो ऐसी किसी पोजीशन से पहले ही मेरा सफाया करा देगा।
फिर तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? जाहिर है जो पोजीशन इस मामले में मेरी होगी वही तुम्हारी भी होगी। मैक बहुत हरामी है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मेरी तो गर्दन तुम लोगों ने फांस ही रखी है। मेरे तो दोनों ओर खतरा है। हम दोनों अगर चाहें तो मैक के लिए शेर पे सवा शेर बन सकते हैं। कैसे? कल शाम को जब तुम अपना फैसला सुनाने आओ तो जेब में एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर लेते आना। यदि तुमने किसी तरह उसकी आवाज टेप कर ली तो फिर सारा काम आसान हो जाएगा। हम दोनों उसे ब्लैकमेल करेंगे। ये काम तो तुम भी कर सकती थी, यानी बिना मुझे बताए, मारकर बोला। हैना ने उसे गौर से देखा। वो उठा, उसके निकट पहुंचा। दूसरे क्षण उसने हैना को उठाकर अपने आप में भींच लिया। ये, ये तुम क्या कर रहे हो? मिस हैना ने चीख कर कहा। अपना बोनस वसूल कर रहा हूं। कहते कहते उसने अपने होंठ उसके होठों से जोड़ दिए। मिस हैना ने उसे जोर से भींचा। कुछ क्षणों तक दोनों की सांसें चलती रही। फिर वो पीछे हटती हुई बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे भीतर और भी हिम्मत है, तुम उसकी चिंता मत करो। इतना कहने के बाद मार्कर ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे नीचे सोफे पर गिरा दिया। मिस हैना ने खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मारे, मगर वो चीख नहीं रही थी। मार्कर ने देखते ही देखते उसका ब्लाउज फिर स्कर्ट उसके शरीर से अलग कर दिए। अगला दृश्य। उस समय मैकपॉलन अपनी साथी युवती के नंगे शरीर पर मानो छाया हुआ सा था। वो पूरी ताकत के साथ उसे दबोच रहा था, दबा रहा था। उधर युवती, उसका शरीर पूरी तरह से गतिशील था। वो भी मैक के साथ अपनी मंजिल को तलाश कर रही थी। तभी अचानक वहां रखा फोन बज उठा। मैक क्षणिक के लिए ठिठका। नो! युवती ने उसे पूरी शक्ति से दबोच लिया। वो उसके नीचे थिरक सी रही थी। हाँफती हुई बोली, फोन बाद में देखना, पहले मुझे संतुष्ट करो। मैक की उत्तेजना भी उस समय सीमा पर थी, जहां ठहरना उसके लिए असंभव था। उसने अपनी चाल फिर आगे बढ़ा दी। फोन बजता रहा। 1 मिनट बाद मानो दोनों के लिए संसार थम गया हो। दोनों गहरी गहरी सांसें भर रहे थे। फोन अपने आप बंद हो गया था। मैक युवती के नंगे बड़े बड़े उभारों पर सिर रखे पड़ा था। युवती की आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर संतोष की गहरी छाप थी। ना जाने कितनी देर गुजर गई। फोन दोबारा बजा। इस बार मैक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। हेलो! उसके स्वर में कान फाड़ देने वाला भाव था। कौन? मिस्टर मैकपोलन, मैं मार्कर बोल रहा हूं, दूसरी ओर से कहा गया। ओ! मैकपोलन का स्वर ढीला पड़ गया। कहो, क्या बात है? मैंने अभी अभी फैसला कर लिया है, दूसरी ओर से मार्कर ने कहा। वेरी गुड। तो फिर क्या फैसला किया? यही कि मैं आपका काम नहीं कर सकता। व्हाट? मैक अपने स्थान पर सीधा बैठ गया। क्या बकते हो? हाँ, मैं आप जैसे ढीले ढाले आदमी के लिए काम नहीं कर सकता। ढीले ढाले से क्या मतलब है तुम्हारा? आप मिस हैना पर कितना भरोसा करते हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? वैसे जहां तक मिस हैना का सवाल है तो मैं उस पर उतना ही भरोसा करता हूं जितना अपने आप पर। फिर तो आपकी गर्दन फांसी के फंदे पर पहुंचने से कोई नहीं बचा सकेगा। कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? यदि इस समय आप मेरे फ्लैट में आ सके तो मैं यकीन से कहता हूं कि आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा। आपकी सेक्रेटरी गद्दार है। नॉनसेंस! मैं यकीन नहीं कर सकता। यदि ऐसी बात है तो आप यहीं चले आइए। मेरी बात का प्रमाण मेरे पास है। मगर मैं इस समय वहां नहीं आ सकता। तुम खुद मेरे निवास पर आ सकते हो। मैंने कहा ना कि उसका भेद यहीं मेरे फ्लैट पर खुलेगा। मैं आपको जानबूझकर कष्ट नहीं दे रहा हूं। कोई धोखा तो नहीं करोगे? मुझे आपकी शक्ति और अपनी औकात का अंदाजा बाखूबी है, इसीलिए इस पर चिंता मत करें। ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैकपोलन ने कहा और अपने स्थान से उठने लगा।